नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की स्थिति पर। बुधवार को अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा डायलॉग इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इस वार्ता में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की भागीदारी देखी जाएगी। वार्ता में इन देशों के संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा परिषदों के सचिव भाग लेंगे। पहले पाकिस्तान और अब चीन ने इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। वैसे ये एक तरह से पहला मौका है जब पहली बार सभी मध्य एशियाई देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अफगानिस्तान पर दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता क्यों महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान और चीन ने दिल्ली डायलॉग में शामिल होने से क्यों इनकार किया? इस बैठक से क्या उम्मीदें हैं? मुद्दा आपका में आज इसी पे चर्चा करेंगे और विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। करीब 3 महीने पहले अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता में आया, तब से अफगानिस्तान में कई तरह की समस्याएं सामने आई हैं। ये समस्याएं सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं हैं। सुरक्षा, कट्टरपंथ, आतंकवाद, मादक पदार्थों की पैदावार और तस्करी ये ऐसे मसले हैं जो चिंता पैदा करते हैं। इसके अलावा मानवीय संकट भी अफगानिस्तान में बड़ी समस्या है। इसी को लेकर 10 नवंबर को दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता हो रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अगुवाई में होने वाली बैठक में काबुल को लेकर एक ठोस रणनीति की रूपरेखा तैयार हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होने वाले संवाद में रूस, ईरान के अलावा मध्य एशिया के 5 देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भी शामिल होंगे। अफगानिस्तान के बदले हालात के बीच भारत की भूमिका काफी अहम है। 8 देशों के एनएसए की मीटिंग में यह मंथन होगा कि किन व्यावहारिक कदमों के उठाने से अफगानिस्तान से आने वाले खतरों और चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन दोनों ही देश इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि चीन का कहना है कि वह तारीखों को लेकर बैठक में भाग नहीं ले पाएगा, लेकिन वह अफगानिस्तान के बारे में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्तर पर भारत के साथ बातचीत कर सकता है। वहीं अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान के रवैये से पूरी दुनिया वाकिफ है। वार्ता के पहले 2 संस्करण 2018 और 2019 में ईरान में आयोजित हुए थे। इन बैठकों में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। तब इन बैठकों में भाग लेने के लिए पाकिस्तान ने ईरान के सामने शर्त रखी थी कि भारत के एनएसए के हिस्सा नहीं लेने पर ही पाकिस्तान भाग लेगा। पाकिस्तान की इस मांग को ईरान ने तवज्जो नहीं दी है। ईरान ने एनएसए स्तर की बैठकें आयोजित की और उसमें भारत ने हिस्सा लिया था। भारत के अफगानिस्तान के लोगों के साथ पारंपरिक रूप से करीबी और दोस्ताना संबंध हैं और भारत ने अफगानिस्तान के समक्ष सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमत होकर कदम उठाने का आह्वान किया है। यह वार्ता भी उसी दिशा में एक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। जाहिर तौर पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो दिल्ली में बैठक हो रही है अफगानिस्तान को लेकर, उस पर एक तरह से पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और कूटनीतिक दृष्टि से भी खासी महत्वपूर्ण है ये बैठक। क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या पहलू हैं, इन्हें हम समझेंगे। मेरे साथ इस समय पूर्व राजदूत विवेक काटजू साहब जुड़े हुए हैं। विवेक काटजू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक अरविंद गुप्ता जी। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और प्रोफेसर श्री राम चौलिया जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। श्री राम चौलिया जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत विवेक काटजू साहब मैं आपसे करूँगा। बहुत महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो रही है और एक तरह से अफगानिस्तान को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परिदृश्य उभर रहा है, उसमें भारत एक तरह से पहल ले रहा है। मानवीय आधार पर अफगानिस्तान में जो लोग हैं उनकी मदद के संदर्भ में, सुरक्षा की दृष्टि से, आतंकवाद की दृष्टि से तमाम पहलू हैं।
आप कैसे देखते हैं इस बैठक को? नहीं, ये बैठक महत्वपूर्ण है। जी अच्छा है कि भारत ने ये बैठक का आयोजन किया है जी और अब भारत की एक भूमिका रही है अफगानिस्तान में और उसको हमारे क्षेत्र के कई देश मानते हैं और ईरान और रूस के साथ 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, भारत का सहयोग बहुत आवश्यक था जी और भारत का सहयोग जमीनी स्तर पे भी था। मैं ज्यादा इस पर नहीं बोल सकता, जी लेकिन जमीनी स्तर पे हमारा था। लेकिन आज की परिस्थितियां अफगानिस्तान की बिल्कुल बदल गई और क्षेत्र बिल्कुल टूटा हुआ है। क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों का नजरिया अफगानिस्तान पर लेकर एक नहीं है, जी एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, कई बार कहा है कि विश्व समुदाय को मंथन करके एक नजरिया बनाना चाहिए अफगानिस्तान पर। जी लेकिन वास्तविकता यह है कि हर देश अफगानिस्तान की स्थिति को अपने नजरिए से और अपने हितों के नजरिए से देख रहा है। मेरा ये मानना है कि हम कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए। जी जैसे जिस ये बैठक उस कोशिश के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हमें जो भी हमारे कंसर्न्स हैं, अब जो समस्याएं हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान से उत्पन्न होती चुनौतियां देख रहे हैं, उसमें रूस जैसे महत्वपूर्ण देश, ईरान और जी मध्य एशिया की जो रिपब्लिक्स हैं, ये 5 देश जो कि आएंगे, उन सब से मंथन करके एक आम रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जी लेकिन एक बात साफ साफ मुझे कहनी पड़ती, वो ये है कि हर जो देश आ रहा है, उसके जो महत्वपूर्ण देश हैं, वो साफ तौर से उनके संबंध तालिबान के साथ हैं। वो तालिबान को पसंद करें ना पसंद करें, वो अपनी जगह, जी लेकिन रूस के तो वहां पर एम्बेसी है, ईरान की एम्बेसी है। हम ही एक देश, एक वाहिद देश है जिसने ये कहा है, जिसके अभी प्रत्यक्ष रूप से और ओपन संबंध नहीं। मेरा ये मानना है और मैं इसमें मैं बहुत दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, सालों से कह रहा हूं कि हमें ओपन संबंध तालिबान के साथ रखने पड़ेंगे और दरअसल चुनौती जो हमारे सामने है वो अफगानिस्तान की जमीन पर है और ये जो बैठक है ये महत्वपूर्ण है, इसका स्वागत होना चाहिए। जी लेकिन ये सफिशिएंट है क्या? हमारे हितों को पूर्ण रूप से ये प्रोटेक्ट करेगी? इस पर भी हमें मंथन करना और चिंतन करना। जी बिल्कुल 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 विवेक काटजू साहब, आपने जो सवाल उठाए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपनी चाल चल रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोशिश की है पहले भी कि आतंकवाद के जरिए अफगानिस्तान पे किसी ना किसी तरह से अपना शिकंजा, अपना दबदबा बनाए रखा जाए, उसके चलते कई बार सवाल भी दुनिया भर में उठ रहे हैं पाकिस्तान की भूमिका को लेकर। मेरे साथ इस समय सीधे जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के नेता निसार अहमद सरजई साहब। निसार जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। आप कैसे देख रहे हैं, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें 10 देशों को भाग लेना था, 8 देश भाग ले रहे हैं, रूस, ईरान, तमाम मध्य एशियाई देश इसमें भाग ले रहे हैं, पाकिस्तान और चीन इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बैठक को? मैं सब दोस्तों को जो ऐसे बातचीत इस शो में है सबको नमस्कार सलाम कहता हूँ। जी देखिए, जिस दिन से तालिबान अफगानिस्तान में आया, तालिबान तो एक्चुअली तो एक आतंकवादी नेटवर्क है और अभी पाकिस्तान और चाइना मिलकर ये चाहता है कि आतंकवादी नेटवर्क अपनी फायदे में एशिया में और पूरे दुनिया में इस्तेमाल करे और तालिबान का सब इख्तियार जो है अभी पाकिस्तान और चाइना के पास है। अभी पाकिस्तान का तालिबान के जो इख्तियार था तो अभी अमेरिका के हाथ से भी निकल गया। रूस भी बहुत कोशिश किया कि तालिबान ने अपनी फायदे में इस्तेमाल किया, रूस के हाथ से भी निकल गया। ईरान भी अपनी फायदे में इस्तेमाल कर रहा था, ईरान के कब्जे में निकल गया। जैसे कि एक ग्रुप है तालिबान के अंदर मुल्ला रसूल का अभी ऑफिस ईरान के अंदर है मशहद में
और बहुत सारे हेल्प भी करता है, सपोर्ट भी कर रहा है। ईरान, रूस भी सपोर्ट कर रहा था। अभी सब इख्तियार ये तालिबान के इख्तियार जो है चाइना और पाकिस्तान के हाथ में आया, और चाइना और पाकिस्तान इसी वजह से इसी बेसिक में जो इंडिया के अंदर है भी एक्सेप्ट नहीं किया नहीं आ रहा है। ये बहुत बुरी बात है। तो मैं सोचता हूँ कि ये चाल जो पाकिस्तान और चाइना एशिया के साथ या अफगानिस्तान लोग के साथ कर रहा है, या यही परेशानी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में खुद चाइना और पाकिस्तान के गले लग जाता है। जी जी। निसार जी, भारत की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो भारत ने अफगानिस्तान के निर्माण में, वहां पर तमाम सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है, भागीदारी की है। अरबों रुपए वहां पर भारत ने लगाए हैं विकास योजनाओं के निर्माण पर। भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अफगानिस्तान की जनता भारत से क्या उम्मीदें करती है? देखिए, मैं हर इंटरव्यू में ये बात बोला है, अफगानिस्तान लोग बहुत शुक्रगुजार है हिंदुस्तान सरकार से। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि जिस टाइम पाकिस्तान नहीं था उससे पहले भी करीब 5000 साल से रिश्ता है अफगानिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात। तो शुक्रगुजार है अफगानिस्तान का लोग। सच बात है कि हर साल कितना लोग पढ़ाई करने के लिए आता था इधर। बहुत पार्लियामेंट हाउस बनाया, बिजली का डैम बनाया, बहुत सारे सड़कें बनाया, इससे ये प्रोग्रामिंग कर रहा था। अभी अफगानिस्तान लोग खुद बोलता है कि पाकिस्तान हमारे लिए खुदकुश, धमाका, बम ब्लास्ट, बस ये चीजें भेजा था, टूरिस्ट पड़ा, और हिंदुस्तान बोलता हमारे लिए डॉक्टर, इंजीनियर और पढ़े लिखे लोग भेजा। यही फर्क है पाकिस्तान और इंडिया का, जो सब अफगानियों जानता है। इसी वजह से अफगानिस्तान लोग हिंदुस्तान से बहुत खुशहाल है। अभी उम्मीद क्या है? उम्मीद अभी देखिए, पूरा दुनिया जानता है कि एक साजिश के तहत ये तालिबान अभी पावर में आया। इस साजिश के पीछे पाकिस्तान, अमेरिका था, मैं पहले अमेरिका था और पाकिस्तान। अमेरिका की मदद से, अमेरिका की साजिश की वजह से तालिबान आया पावर में। अभी अमेरिका के ऊपर भी भरोसा नहीं है अफगानिस्तान लोग का। जी बिल्कुल। पाकिस्तान तो हमारा बहुत पुराना दुश्मन है, और अभी इंडिया जो इतना काम किया, इतना पुराना दोस्ती है। अभी एक उम्मीद है इंडिया से कि इंडिया नॉर्दर्न लाइन्स जो लड़ाई अभी चल रहा है तालिबान के खिलाफ, नॉर्दर्न लाइन्स के हेल्प करे। जैसे कि मैं इधर इंडिया में नॉर्दर्न लाइन्स के लिए काम भी करता हूँ। नॉर्दर्न लाइन्स जो अफगानिस्तान का उम्मीद है कि इंडिया नॉर्दर्न लाइन्स का हेल्प करे, और साथ साथ अफगानिस्तान लोगों को साथ दे। इसी टूरिस्ट ग्रुप को एक्सेप्ट न करने में अफगानिस्तान लोगों को साथ देने का बिल्कुल। निसार साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि इस आतंकवाद से अफगानिस्तान दूर रहे, और वहां की जो जनता है उसका किस तरह से भला हो सकता है, मानवीय आधार पे किस तरह से वहां के लोगों को मदद हो सकती है, कैसे अफगानिस्तान का विकास हो सकता है, इस पे भारत ने हमेशा जोर दिया है, हमेशा फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस बात पर जोर दिया है कि मानवीय आधार पर अफगानिस्तान में कैसे लोगों की मदद की जा सकती है, बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, उस पर पूरी दुनिया को फोकस करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है, पाकिस्तान की भूमिका का है, आतंकवाद का है। अरविंद गुप्ता जी, आप कैसे देख रहे हैं सुरक्षा सलाहकारों की इस बैठक को? देखिए, ये मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस होगा जी। और वो मुझे लगता है कि ये ठीक भी है, क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वहाँ से निकलते हैं हमारे लिए। और पिछले फेज़ में हम किसी वजह से अफ़गानिस्तान में जो हुआ उससे बाहर हो गए लगभग। अमेरिकन्स ने हमको बाहर कर दिया, और हमने ज़्यादा फोकस जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह पे किया। अब स्थिति, जैसे कि काजू साहब ने कहा, एक बिल्कुल विपरीत है, बदल गई है, और अब क्षेत्रीय मुल्कों को ही कुछ करना होगा। और इस मीटिंग में मुझे लगता है कि भारत अपना एक प्रोफाइल बना सकता है, और जो नॉर्दर्न अलायंस की बात पहले थी जी, उसी तरह का कुछ अगर कोऑपरेशन जिसमें कि सेंट्रल एशिया भी पूरी तरह से शामिल हो जाए,
तो वो अगर हो तो एक हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के क्षेत्र में किस प्रकार का कोऑपरेशन हो काउंटर टेररिज्म के ऊपर, या किस प्रकार से वहाँ पे सारे मुल्क ये जो वहाँ से नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी तरफ क्या काम करना चाहिए, इसके बारे में कुछ सोच विचार होगा जी लेकिन मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा जी कि पाकिस्तान और चाइना का इस मीटिंग में ना आना, ये एक समझ आती है ये बात, क्योंकि उनका व्यू अफगानिस्तान का बिल्कुल अलग है। तालिबान प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान ने तो उनको कहा भी, जब वो इमरान खान ने कहा कि उनको स्लेवरी से मुक्ति मिली है, और वो लोग जो है इंडिया को बिल्कुल बाहर रखना चाहेंगे, क्योंकि अब उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका आया है। पहले तो अमेरिकन वहाँ थे, अब वो पाकिस्तान जो है बिल्कुल पूरी तरह से वहाँ पे घुस गया है, और तालिबान की सरकार के ऊपर उनका विदेश मंत्री भी गए, और उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी अब आने वाले हैं। तो उनके संबंध बहुत गहरे हैं, और वो बिल्कुल एंटी इंडिया जो है एक चाल वहाँ खेलेंगे। लेकिन इसमें उनको भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी जैसे टीटीपी के साथ जो एक उनके हमने सुना है कि कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं, जिसमें कि तालिबान मध्यस्थता कर रहे हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ उनका बहुत बड़ा इस समय मुद्दा चल रहा है। पहले उन्होंने उसको प्रोस्क्राइब्ड कहा, और अब फिर उनके साथ अब एक कोई समझौता किया है जो कि अभी गुप्त है। तो पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दबाव आने वाला है, और उनको भी इस बात के आई थिंक उनको भी एक नुकसान होने वाला है जी। तो इस पूरे माहौल में इंडिया को इस समय एक ये बड़ा बेबी स्टेप मैं कहूँगा, जैसे कि काजू साहब ने कहा, एक शुरुआत है, लेकिन एक कंसेंसस बनाने की तरफ कुछ पहल इंडिया ने की है जी। बिल्कुल, तो ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है अरविंद जी, बहुत महत्वपूर्ण पहल है। भारत ने जिस तरह से पहल की है कि अफगानिस्तान में शांति विकास के लिए और आतंकवाद से कैसे मुक्त हो अफगानिस्तान, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आतंकवादी नीति रही है उस पर पूरी दुनिया सवाल उठाती रही है। प्रोफेसर चौलिया जी, जो बैठक हो रही है उसमें सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण उसका एजेंडा है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो स्थिति है, तालिबान की जो भूमिका रही है, वो दुनिया के सामने जग जाहिर है, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। हालांकि इस बार तालिबान ने अभी तक कोई भारत के प्रति ऐसी कोई दुराव नहीं दिखाया है, और भारत का भी एक वो रहा है, अपना एक पहल रही है कि अफगानिस्तान में मदद होनी चाहिए, लोगों की विकास होना चाहिए, शांति स्थापित होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की भूमिका, इस बैठक से पाकिस्तान पहले ही जैसी उम्मीद थी उसने किनारा कर लिया, आने से इनकार कर दिया, उसकी नीयत पे सवाल उठाता है। लेकिन चीन पीछे क्यों हटा? कोई और वजह है, या जो चीन कह रहा है वो वजह है? देखिए मनोज जी, मेरा मानना है कि मेज़बानी, इस तरह की जो प्रांतीय बातचीत की जो मेज़बानी होती है, वो एक प्रतिष्ठा की चीज़ होती है, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने मन बनाकर सार्थक किया है। तो 8 देश भारत समेत शामिल हो रहे हैं। तो चीन एक महाशक्ति है अमेरिका के अलावा विश्व में, और चीन नहीं चाहता कि भारत को कोई प्रतिष्ठा मिले जी, या अगर प्रतिष्ठा मिल भी रही है तो किसी तरह मज़े को किरकिरा कर दें। तो ये जो कह रहे हैं कि तारीखों की वजह से शेड्यूलिंग डिफ़िकल्टीज, ये तो मैं कहूँगा कि ऐसे ही इन्होंने टाल दिया है बात। लेकिन असलियत ये है कि चीन नहीं चाहता कि भारत को कोई ऐसी भूमिका मिले जिससे कि चीन समझता है कि उसकी अपनी शक्ति का जो इजाफा हो रहा है पूरे मध्य एशिया में, और पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका, वो चाहता है कि पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान के अंदर भी ले चलें। तो इस सब में बाधाएं पहुंच सकती हैं अगर भारत भी वहां पर एक मजबूत खिलाड़ी बने। तो चीन ने, आप जानते ही हैं, दूतावास भी उसका खुला हुआ अभी भी काबुल में, और पाकिस्तान तो उनका एक जैसे भागीदार हैं इन सब मंसूबों में। तो पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने मेरे ख्याल से अपने आप पीछे, पर्दे के पीछे एक डिस्कशन किया था, और दोनों ने मिलकर ये साझा निर्णय लिया है कि ये बॉयकॉट करेंगे और नहीं आएंगे दिल्ली। लेकिन कोई बात नहीं, 8 देश हैं, और बात यह है कि चीन पाकिस्तान का जो एक्सिस है वो अपना खेल तो खेलेंगे ही, हम क्या खेल खेलें।
तो इस बात पर मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण पहल है। हमने मेज़बानी करके दिखाया है कि हम बिल्कुल केंद्र में हैं इस पूरे विषय पर, और हमें दरकिनार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या क्या कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि देखिए, आप भूगोल देखिए तो पाकिस्तान पूर्वी दिशा में अफ़गानिस्तान के, और वो इस तरफ और दक्षिण में, लेकिन पश्चिमी अफ़गानिस्तान और उत्तरी अफ़गानिस्तान का आप देखें तो इन सब देशों के साथ मिलता जुलते हैं उसके सरहद जो दिल्ली डायलॉग में आए हैं। तो पश्चिमी अफ़गानिस्तान, हेरात जो कहते हैं, और उसके बाद ईरान आ जाता है, और उत्तरी अफ़गानिस्तान से जैसे बल्ख हैं, कुंदूज हैं, इन सब, और ऊपर आपके तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान आ जाते हैं। तो इन देशों का वहाँ पर उपस्थित होना हमारे लिए लाभदायक है। मैं समझता हूँ कि आप अगर भू राजनीति के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का जो साया तो है ही, जैसे सभी कह रहे हैं, लेकिन पश्चिमी अफ़गानिस्तान और उत्तरी अफ़गानिस्तान पर हम दबाव रख सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है। हम सब सेनाओं को मिलकर वहाँ पर चौकस रहें, चौकन्ने रहें, ताकि वहाँ से ड्रग्स और तस्करी ना हो, वहाँ पे ये हथियारों की तस्करी ना हो, और वहाँ पे आतंकवादियों का आना जाना ना हो। अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आप देखिए कितने रिपोर्ट आ चुके हैं कि हज़ारों की संख्या में जो सेंट्रल एशिया, मध्य एशियाई देश हैं, वहाँ के लड़ाकू अफगानिस्तान के अंदर आ चुके हैं और वापस भी जा रहे हैं, और वही हो रहा है पाकिस्तान की तरफ। अब पाकिस्तान की तरफ अगर हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, कम से कम उस दोनों जो अन्य दिशाएं हैं उन पर अगर हम नज़र रखें और उन पर अगर हम साझा रणनीति बनाएं, तो मैं समझता हूं कि तालिबान, आईसिस और इन सब पर थोड़ा अंकुश रहेगा। उन्हें मालूम हुआ कि प्रांत जगा हुआ है और वो अपने काले करतूत पूरे नहीं कर सकते। जाहिर तौर पे पाकिस्तान की नीयत पर तो पहले से ही संदेह है, लेकिन जो इस्लामिक स्टेट का खतरा है वो भी एक बड़ा खतरा उभर के आया। लेकिन अच्छी बात यह है विवेक काटजू साहब, जो मैं समझ रहा हूं, आप हमें और समझाइए इस बात को, कि पहली बार जो मध्य एशियाई देश हैं वो इस दिल्ली वार्ता में, दिल्ली डायलॉग में भाग ले रहे हैं। कूटनीतिक दृष्टि से भारत की ये अफगानिस्तान पे कितनी बड़ी सफलता आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मध्य एशियाई देश भारत की भूमिका को समझते हैं जी। मध्य एशियाई देशों के लिए भारत एक विशेष स्थान रखता है, और भारत भी एक दुनिया की बड़ी शक्ति है, ये सब जानते हैं। और मुझे लगता है कि उनके आने से, उनके जो नुमाइंदे आएंगे यहाँ, वो भी ये साबित करता है। लेकिन दुनिया ये जानती है, और हमें हकीकत से, और जमीनी हकीकत से कभी भी अपना मुंह नहीं फेरना चाहिए। जी। अगर हम मुंह फेरते हैं तो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। जमीनी हकीकत इस वक्त ये है कि हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, तालिबान को मिलिट्री सक्सेस मिला है। जी, उनको मिला है, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस वक्त नॉर्दर्न अलायंस की बात होती है। मैं इस जो 1990 की दशक में मैंने ये देखा था, मैं सरकार में था तब, जूनियर कैपेसिटी में था, जॉइंट सेक्रेटरी था, लेकिन मैंने देखा था ये। आज के दिन नॉर्दर्न अलायंस का कोई भी अस्तित्व अफगानिस्तान की भूमि पर नहीं, और ये उम्मीद लगानी कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न अफगानिस्तान पर हम प्रेशर के जरिए प्रेशर बनाएंगे, ये अच्छी उम्मीद है, लेकिन क्या ये वास्तविकता में तब्दील होगी? तो दरअसल खेल अब जो खेलना है पूरे क्षेत्र को, वो तालिबान पर प्रेशर बना के खेलना है, जिसमें भारत भी चाहता है कि वो मानव अधिकार को माने, वो स्त्रियों के जेंडर इश्यूज पे स्त्रियों को अधिकार को माने, माइनॉरिटी अधिकार को माने। तो प्रेशर उन पर बनाना है। और उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान और चीन। और इसलिए मेरा मानना है कि भारत के लिए यह आवश्यक है, और मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत के लिए आवश्यक है कि अब अफगानिस्तान में भारत के नुमाइंदे होने चाहिए। हाँ, हमने ठीक किया था जब हमने अपना दूतावास वहां से निकाला था, वो बिल्कुल ठीक कदम था सरकार का। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तालिबान के साथ जैसे और देश, जो और 7 देश आ रहे हैं यहाँ, सबके ताल्लुकात हैं तालिबान से ओपन। अब हम भी वही करें, क्योंकि अब बिसात बदल गई है, और अगर बिसात बदली है तो उस बिसात पे नया खेल तो खेलना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल
बिल्कुल। अरविंद जी, आप इस पहलू को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये सवाल अक्सर उठ रहा है, पाकिस्तान खास तौर से उठा रहा है कि दुनिया के देश जो तालिबान की सत्ता है, तालिबान की सरकार है, उसे मान्यता दे। भारत को क्या वेट एंड वॉच की जो अब तक पॉलिसी अपनाई है इस संदर्भ में, क्या उसी पे चलना चाहिए या जो काटजू साहब कह रहे हैं उस पे आप कैसे देख रहे हैं? मान्यता की बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं मान्यता की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैंने जिनके दूतावास भी एक सेकंड मुझे दे दें, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जी। डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जी। जो देश वहां पर हैं उन्होंने भी डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज नहीं किया जी। किसी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी देश ने रिकग्नाइज नहीं किया। पाकिस्तान ने कुछ टेंटेटिव कदम उठाए हैं, उनके नुमाइंदे, तालिबान के नुमाइंदे अब अफगान दूतावास में आ गए हैं। तालिबान के जो एक्टिंग विदेश मंत्री हैं वो कल ही, जिस दिन यहाँ पे क्षेत्रीय डायलॉग होगा, वो कल ही वहां पे अपना विजिट कमेंस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जैसे और देशों के वहां पर नुमाइंदे हैं काबुल में, अब वक्त आ गया है कि तालिबान से बात करके सिक्योरिटी गारंटी, अपने नुमाइंदों की सिक्योरिटी गारंटी करके हमें भी वहां पर अब स्थित करने ही पड़ेंगे अपने हितों की रक्षा करने के लिए। जी, आप कैसे देखते हैं श्रीराम जी इसको? मनोज जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि दबाव कैसे बनाया जाता है, सिर्फ बातचीत और ये परामर्श से नहीं। मैं समझता हूँ कि जिन देशों का कल आना है हम दिल्ली में, उन सबके साथ मिलकर हम जॉइंट जो एक मिलिट्री प्रेजेंस जो हम कहते हैं, उपस्थिति, वो मौजूदगी दिखाएं उन क्षेत्रों में जहां पर हमारा नियंत्रण है। इसलिए मैं कहता हूँ पश्चिम और उत्तरी अफगानिस्तान के उस पार, और ताकि एक तरह से मान लीजिए कि आतंकवादी हमला होता है तो फौरन ही वहाँ पे, ताजिकिस्तान में पहले से ही हमारी एयरफोर्स की बेस भी रही है, भारतीय वायुसेना वहाँ पे तैनात हैं। तो वहाँ से अगर हम फॉरेन रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर पाएँ, देखिए क्योंकि पिछली बार जब 1999 में काटजू साहब तो उसमें इन्वॉल्व भी थे, जब जैसे हमारी हाईजैक हुई थी, तब हमारे पास वहाँ पे उस क्षेत्र में फौरन ही एक प्रोजेक्शन के लिए कोई साधन नहीं थे। लेकिन अब अगर हम इस डायलॉग के ज़रिए उस तरह के बना सकते हैं, एक रीजनल फोर्स बनती है, तो ये देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक है, ये सिर्फ मानवाधिकार और मानवीय परिस्थितियों पर नहीं होगी। इसमें सेनाओं का कैसे इस्तेमाल हो, खुफिया एजेंसीज का कैसे बेहतर तालमेल हो। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के ज़रिए अगर हम एक बनाएं, एक पुख्ता एक, और उसके खड़ा करें, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर खड़ा करें, तो फिर मैं समझता हूँ कि तालिबान हो या जितने भी हो, उन सबको वार्निंग तो जाएगी कि देखिए हम यूं ही बैठे नहीं हैं और कुछ करेंगे। अगर आप अपने लाल लकीर क्रॉस करी तो हम जवाबी कार्रवाई भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्रेशर बनाया जाहिर सी बात है कि दिल्ली डायलॉग के जरिए जो संदेश दुनिया भर को भारत ने दिया है कि भारत अफगानिस्तान के मुद्दे पर सजग है और अपनी भूमिका को वो जानता है, और जिस तरह से 8 देश इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उनके शामिल हो रहे हैं और दूसरे उनके प्रमुख लोग शामिल इसमें हो रहे हैं, वो अपने में ये दिखाता भी है कि भारत की भूमिका को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और भारत ने एक पहल करके एक कूटनीतिक तरह से सफलता अर्जित करने का काम किया है। श्रीराम चौलिया जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक काटजू साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अरविंद जी और निसार साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।